जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग। साथियों, जिस प्रकार से हमारे तिलों के अंदर जो होता है तेल होता है, और जिस प्रकार से चकमक जो होता है उसमें आग होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के भीतर ही भगवान विराजित है, ईश्वर विराजित है आत्मविश्वास के रूप में। तो हमें उस आत्मविश्वास को स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा, उस ईश्वर को स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का हमारे इस छोटे से चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट 2024 की जो भर्ती आने वाली है, जो आगामी दिनों में ये मान के चलिएगा कि 100% ये भर्ती आएगी। फिलहाल जो शीतकाल चल रहा है एक तरीके से भर्तियों का, आप कहेंगे गर्मी पड़ रही है आप शीतकाल की बात कर रहे हैं, तो भर्तियों का शीतकाल चल रहा है। जिस प्रकार से शीत युद्ध हुआ था उसी प्रकार से शीतकाल चल रहा है। और इस काल के अंदर कोई भी भर्ती, आप सभी को पता है आचार संहिता में कोई भर्ती नहीं आती है, और उसके बाद नई सरकार बनेगी, उसके बाद जो हमारी राजस्थान सरकार है उसके द्वारा कुछ भर्तियां निकाली जाएगी जो पेंडिंग है, जो आनी है। उसी प्रकार से अभी कुछ दिनों पूर्व आप सभी ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में जो खाली पद है उन सब की एक पूरी लिस्ट आई थी। उसमें हम लैब असिस्टेंट को भी देखते हैं कि लगभग 1000 पद खाली पड़े हैं आज की डेट में राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर। तो निश्चित ही आप मान के चलिएगा कि ये जो भर्ती है इसी वर्ष 2024 में आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप पिछली बार ये वैकेंसी दे चुके हैं या तैयारी कर चुके हैं तो आपके लिए भी बुक लिस्ट लेके आए हम लोग। और जो सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए 12वीं पास भर्ती है, और 12वीं पास हमारे बहुत सारे साथी जो हैं अभी हुए हैं, कुछ जो है पहले से हैं, तो उन्होंने अभी तक इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। अभी तक उन्होंने पुराना पेपर नहीं देखा है, अभी तक उन्होंने सिलेबस नहीं देखा। उन सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एनालिस्ट लेके आया हूं। एक बार ज्योग्राफी की इससे पूर्व 2022 में भर्ती हो चुकी है, और 2024 के अंदर ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। तो निश्चित ही आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है अंत तक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में जान पाएंगे जहां से 2022 का पेपर आया था, और 2024 में जो भर्ती होगी उसका पेपर 100% आपको देखने को मिलेगा। इसी क्रम में हमने 2 वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस एनालिसिस किया है ज्योग्राफी का, और उसके साथ जो राजस्थान की ज्योग्राफी की जो प्रश्न पत्र है उसका भी हमने पूरा का पूरा विश्लेषण किया है। और अब आगामी दिनों में हम जो आर्ट एंड कल्चर वाला पेपर था उसको भी लेके आएंगे, और उसके साथ जो ज्योग्राफी का सेकंड पेपर था जिसमें पूरी की पूरी भूगोल आती है, विश्व की भूगोल आती है, राजस्थान की भूगोल, सॉरी भारत की भूगोल आती है, उसके साथ ही हमारा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल आता है, प्रैक्टिकल का पोर्शन आता है, उसकी भी चर्चा हम साथ में करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज और देखते हैं कि आपके लिए क्या लाए हैं। और बुक्स की सूची इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं कर पाए हैं या सोच रहे हैं वो कहां से प्रारंभ करें, और जो कर चुके हैं उनको अब क्या करना है, ये दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लैब असिस्टेंट 2022 के पेपर पे। और 22 के पेपर में आप देखेंगे, 22 के पेपर में आप देखें तो देखिए कि यहां पर हमने विश्लेषण किया है भूगोल के प्रश्न पत्र का। जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 था, उनका दोनों का ही। पार्ट 1 की बात करें, कला साहित्य के 30 क्वेश्चन, राजस्थान के भूगोल के 25 क्वेश्चन आए थे। तो आप कहेंगे कि सर पार्ट 1 में 50 आते हैं, तो यहां पर तो 50 ये, और 5 क्वेश्चन जो प्लस हुए थे वो थे राजस्थान के ज्योग्राफी के, राजस्थान की ज्योग्राफी की यहाँ पर 5 प्रश्न प्लस हो गए थे, और 95 प्रश्न आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिले थे। अब हम चर्चा कर लें कि सेकंड पार्ट में से भौतिक भूगोल में से लगभग 29 क्वेश्चन आए, मानव भूगोल में 26 क्वेश्चन आए, भारत के भूगोल में से 19 आए, जनसंख्या भूगोल से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, प्राकृतिक भूगोल से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले, और साथ में पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित हमें 7 प्रश्न देखने को मिले। और कुल मिलाकर ये जो प्रश्न हो गए ये 95 प्रश्न हो गए। तो 55 ये और 95 ये दोनों मिलाकर 150 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। याद रखिएगा ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है, एक एक प्रश्न को हमने देखकर विश्लेषित करके कौन से सब्जेक्ट से कहां आया है आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम बुक्स जब हम देखेंगे कि कौन सी बुक्स जरूरी है पढ़ने के लिए, या हमें तैयारी के किस स्टेप पर कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी ऑथेंटिक बुक है जहां से प्रश्न देखने को मिले, वो आपको इन प्रश्नों के एनालिसिस के साथ ही देखना है। जब आप बात करते हैं कि 30 प्रश्न जो है वो आए हैं हमारे कला एंड साहित्य से, जो हमारे राजस्थान के कला और साहित्य वाला पोर्शन है, तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, बेस्ट बुक कौन सी होगी, इसकी बात अगर चर्चा कर लें तो देखिए राजस्थान की कला और साहित्य की वैसे तो बहुत सारी बुक आती है, जैसे जैन की बुक आती है,
हमारे इसके अतिरिक्त जयसिंह नीरज की आती है राजस्थान कला साहित्य, इसके अतिरिक्त राज मनोरमा और बहुत सारी गाइड है। पर आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ शायद इस समय की सबसे बेहतरीन बुक यही है। एक पब्लिकेशन है जिनका नाम है दीनदयाल पब्लिकेशन। निश्चित रूप से आपने ये पुस्तक देखी होगी, पर कोई नया बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और तैयारी करना चाहता है तो अगर हम चर्चा करें इसके सिलेबस की तो आपको इसके पार्ट के अंदर इसका जो इंडेक्स है उसमें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक की चर्चा कर लूं तो ये पुस्तक जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। कोई भी नया अभ्यर्थी जो पहली बार राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ने वाला है कंपटीशन के तरीके से, तो वो उसके लिए बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छा से लिखा गया है। तो निश्चित ही अगर आप पहली बार पढ़ने वाले हैं तो भी आपके लिए उपयुक्त है, और आप अगर पढ़ चुके हैं किसी पुस्तक से, आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार है, किसी कोचिंग से या कोई नोट्स आपने तैयार किए हैं, तो इस पुस्तक का अध्ययन एक बार जरूर करें, क्योंकि इन्होंने जो कंटेंट उठाया है वो सभी कंटेंट जो है लगभग सभी कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक बुकों से या ऑथेंटिक स्रोत से उठाया गया है। तो निश्चित रूप से यहां से आपकी गलती की संभावना कम है। हालांकि इसको आप कभी भी ऑथेंटिक प्रूफ में यूज नहीं कर सकते, आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक न्यूज जो है वो कवर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप तैयारी की फेज में हैं, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं, तो निश्चित ही यहां से आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। समझ लीजिएगा, एक पुस्तक बहुत है, बहुत सारी पुस्तकें आपको आर्ट एंड कल्चर की इकट्ठी नहीं करनी है। जितना सिलेबस इस पुस्तक में मिल जाए वो तैयार कीजिए। हो सकता है कुछ पार्ट इसमें नहीं मिले या एक आध टॉपिक छूट जाए, उनको आप अलग से किसी पुस्तक से तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पुस्तक में लगभग सब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी राजस्थान की भूगोल की, बहुत महत्वपूर्ण है, और भूगोल वालों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लगातार राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। हमारे पार्ट 1 में भी आते हैं राजस्थान के क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 के अंदर भी देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और सिलेबस चूंकि छोटा है तो निश्चित ही आप जो है आराम से कवर कर सकते हैं। बात करते हैं हम, अगर आप राजस्थान का भूगोल पुराने तरीके से पढ़ना चाहते हैं या पुराने जो हमारे जिले थे उसके अधीन आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन, अब तक की सबसे ऑथेंटिक, जिसको आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड या कोई भी राजस्थान से जुड़ी हुई ऐसी संस्था जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वो इस पुस्तक को नकारती नहीं है। यह है हरिमोहन सक्सेना साहब की राजस्थान का भूगोल पुस्तक। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, बहुत छोटी है, संक्षिप्त तरीके से बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, और शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होता है जो इस पुस्तक के बाहर से जाता हो। तो ये आपको तैयार करनी है पुराने जिलों के अनुसार। अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब कि जिले जो है वो नए हो चुके हैं, जिले जो है वो नए हो चुके हैं, क्या प्रश्न जो है वो नए जिले से पूछे जाएंगे या पुराने जिले से पूछे जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यहां तक कि आचार संहिता से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जबकि 2023 जो मार्च अप्रैल में जिले बने थे उसके बाद से लेकर वर्तमान तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें अभी तक पुराने जिलों से ही प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने पैटर्न पे ही प्रश्न पूछे गए हैं। नई जिले का जिक्र किसी भी प्रश्न या प्रश्न पत्र में अभी तक नहीं किया गया है। तो हमें एक बार तो पुराने जिले तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं जो अभी अभी पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, इस वैकेंसी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, या आप पहले तैयारी कर चुके हैं, तो इस पुस्तक का अध्ययन आपको करना है। क्यों करना है? तो देखिए, नए जिले जो हैं उनका जो पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो हम अगर चर्चा कर लें तो देखिए, स्थिति विस्तार में आपको नए जिले पढ़ने हैं, उसके अतिरिक्त भौतिक विभाग में भी आपको नए जिले पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है, या अरावली की कौन सी चोटियां कौन से जिले के अंदर पड़ती है, मैदानी भाग में कितने जिले आते हैं, पठार जो है वो किन जिलों के मध्य है। इसके अतिरिक्त अपवाद तंत्र में आपको नए जिले पढ़ने पड़ेंगे। जलवायु में आपको अधिकांशतः नए जिले पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जलवायु प्रदेशों में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जलवायु प्रदेश कितने जिलों में आता है, तो यहां आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मृदा में आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति में, तो लगभग सभी पार्ट के अंदर आपको नए जिले देखने को मिल रहे हैं। तो पुराने जिले से आपको अगर तैयारी करनी है, जो कि एग्जाम तक खुल जाएगा कि क्या होने वाला है, नए प्रश्न पत्र में जो है नए जिले पूछे जाएंगे, परंतु अभी तक उम्मीद यही है कि पुराने प्रश्न पत्र पुराने जिले ही पूछे जाएंगे। फिर भी अगर आप नए जिले पढ़ने चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप जाकर गूगल पर लिखेंगे ज्ञानार्थ अकेडमी, GYANARTHACADEMY, ज्ञानार्थ अकेडमी आप लिखते हैं, तो आपको हमारा जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो है पूरे के पूरे जो हमारे 50 जिले हैं उनका आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, तो वहां से आप ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त उनके नोट्स जो है, हमारा जो ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी ऐप, अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप अगर
प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप अगर ज्ञानार्थ अकेडमी लिखेंगे तो ये लोगों के साथ आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप पर हमने उन 50 जिलों की सारी पीडीएफ जो अपलोड कर दी है, तो वहां से आप वो पीडीएफ भी उठा सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर नए जिले तो पुस्तक से ही पढ़ने हैं, है ना, पुस्तक बता दीजिए, आप तो एक ऐसी रामबाण पुस्तक बता दीजिए जिससे कि हमारा काम हो जाए बस, ठीक है, हमें ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक पुस्तक बता दीजिए तो मैं आपको ये पुस्तक सजेस्ट करूंगा। यही होशियार सिंह जी की दीनदयाल पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और ऑथेंटिक चीजें दी गई है। हालांकि कभी भी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड इसको स्वीकार नहीं करता है, फिर भी मैं कहूंगा कि अच्छी पुस्तक लिखी गई है और आप अगर पहली बार पढ़ने वाले हैं तो भी अध्ययन कर सकते हैं, और आपने अगर तैयार कर लिया है तो कंपैरेटिवली आपको अगर अध्ययन करना है तो इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, आसानी से आपको सारा कंटेंट पूरा का पूरा जो सिलेबस है एज इट इज, जो हम चर्चा कर ले हमारे राजस्थान के भूगोल की सिलेबस की, तो ये यूं का यूं सिलेबस जो है ये 16 के 16 टॉपिक आपको बहुत आसानी से इसके अंदर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है पार्ट इसके अंदर दिया गया है, पर हमें वो नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया गया है उसके अतिरिक्त सारे पन्ने हमारे लिए काले माने जाएं, समझे आप। हम लोगों ने जब तैयारी करते थे तो हम जो चीज हमारे पुस्तक में हमारे काम की नहीं होती थी उसको हम इस प्रकार से पिनअप कर देते थे ताकि बार बार वो सामने नहीं आए, बार बार ना खुले। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पन्ने आपके काम के हैं, जो सिलेबस का पार्ट आपके अध्ययन के योग्य है उसको रखें, उसके अतिरिक्त जो पार्ट है उसको हटा दें। हटाने का मतलब यह है कि फाड़ना नहीं है पुस्तक को, उसको आप चिपका सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं ताकि आप जो है मुद्दे से भटके नहीं, आपके लक्ष्य से ना भटके। ये तो हो गई पार्ट राजस्थान के भूगोल वाली, और ये बात हो गई आर्ट एंड कल्चर वाली। तो आप जो है ये दोनों ही पार्ट जो है कहां से पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं या तो दीनदयाल पब्लिकेशन प्लस हमारी जो एच.एम. सक्सेना, हरिवंश सक्सेना की जो बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, यहां से अध्ययन कर सकते हैं इन दोनों ही पार्टों का, इन दोनों ही पार्ट का। अब बात करते हैं हम लोग भौतिक भूगोल की, मानव भूगोल की, भारत के भूगोल की, जनसंख्या भूगोल जो कि विश्व भूगोल का पार्ट आता है उसकी, प्रायोगिक भूगोल की जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये भारत के अंदर भी पूछा जाएगा आपको और विश्व लेवल पे भी पूछा जाएगा। तो इनका अध्ययन हम कहां से करें या इनका अध्ययन करने के लिए कौन सी ऑथेंटिक बुकें रहेगी, चलिए चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो आप अगर देखेंगे सिलेबस के अंदर तो भौतिक भूगोल की अगर चर्चा कर लें, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बता देता हूं मैं कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 के अंदर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर देखने को मिला था, भूगोल देखने को मिला था राजस्थान का, और पार्ट बी के अंदर आपको भूगोल देखने को मिल रहा है जिसमें कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भारत के लोग और व्यवस्था, और उसके साथ ही जो हमारा विश्व का भूगोल है उसका पार्ट देखने को मिलता है। यहां पर हम बात कर ले भौतिक भूगोल की, भूगोल एक समकालित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप सागरों का वितरण, शैलें, भू आकृति, स्थल रूप है उनके विकास, वायुमंडल, सूर्यताप, उष्मन, वायुदाब, वायुमंडल, वाष्पीकरण, संघनन, विश्व के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन और थॉर्नवेट वाला, कोपेन का दिया, हालांकि थॉर्नवेट नहीं दिया हमारे, उष्मन, भूमंडलीय उष्मन, जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र, अंत समुद्री उच्चावच, तापमान, लवणता, और उसके साथ ही हमें जो दिया है वो दिया है बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, मतलब हमारे जो परिस्थिति तंत्र से संबंधित विषय है वो दिए गए हैं। तो बात करें सिलेबस की तो देखिए ये सिलेबस उठाया कहां से गया है, तो आपको मैं एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, वो आपको पढ़नी है, चाहे आपने पहले तैयारी की है नहीं की है, आप पहली बार तैयारी करने वाले हैं, आपने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है, तो भी मैं आपको कहूंगा कि ये वाली जो पुस्तक है हमारी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल कौन सा वाला, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पुस्तक, ये आपको अध्ययन करनी है। और इसका जब आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो एज इट इज जो आपका ये जो सिलेबस दिख रहा है ना आपको, ये जो सिलेबस कहां से उठाया गया है, इसी पुस्तक से उठाएगा एज इट इज। आप इसके अनुक्रमणिका इंडेक्स जो है इसका मिलान कर सकते हैं, एक टॉपिक एक शब्द भी आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो जब सिलेबस यहां से उठाया गया है तो प्रश्न कहां से उठाए जाएंगे, इसी पुस्तक में। पिछली बार लगभग 90% से ऊपर प्रश्न जो है इस पार्ट के 90% प्रश्न इस पुस्तक में से आए थे। तो क्या हम इसका अध्ययन छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अब समस्या उत्पन्न ये होती है कि सर ये जो पुस्तक है इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, इसके साथ ही इस पुस्तक में कुछ समस्याएं ये है कि जो कंटेंट दिया है वो बहुत संक्षिप्त दिया है, वो डीप दिया है। तो उसका क्या इलाज है सर, अब वो क्या कर सकते हैं हम? तो उसके लिए एक इलाज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आरबीएससी की जो
राजस्थान बोर्ड की पुस्तक जो एनसीईआरटी लागू होने से पहले चला करती थी, जो कि अब हो सकता है अगले साल जो है इसको बदल दिया जाए, वापस ये लागू कर दी जाए, ये पुस्तक आपको नजदीकी किसी भी सरकारी विद्यालय में या किसी मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और नहीं है तो चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं। हमारा जो ऐप है उस ऐप पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको उस ऐप पर ये पुस्तक की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ऐसी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर कहां मिलेगी पुस्तक, हम देंगे आपको, चिंता नहीं लेनी है। ये पुस्तक जो है 11th की, जो सिलेबस जो है एज इट इज सिलेबस, एक आध पॉइंट ज्यादा है इसके अंदर, एज इट इज सिलेबस जो है आपको यूं का यूं सिलेबस आपको इस पुस्तक में से देखने को मिलेगा। बहुत आसान भाषा में लिखी है, जो भी सिद्धांत है उनको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाया गया है। तो आप इसका अध्ययन और इसका अध्ययन, जो हमारी दूसरी एनसीईआरटी की पुस्तक, इन दोनों का अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो रिवीजन के लिए इन्हीं दोनों पुस्तकों का आपको उपयोग करना है। आपको लगेगा कि सर इन पर क्यों जोर दे रहे हैं, तो बता दूं, इन 90% जो इस पार्ट में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। तो अगर 90% पूछे गए हैं तो आपको पता है कि 90% तो मेरिट ही नहीं जाने वाली, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, इसके अतिरिक्त जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जैव मंडल, जैव विविधता संरक्षण, भारत की स्थिति एवं आकार, भारत के पड़ोसी देश। तो यहां से अगर हम चर्चा करें तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया भारत का भूगोल। कौन सा? भारत का भूगोल। जो 11th की जो पुस्तक है, 11th की जो पुस्तक है, पार्ट 2 जो पुस्तक है 11th में, आपको एक तो ये पुस्तक देखने को मिलेगी और उसके अतिरिक्त एक पुस्तक देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको ये वाली, ये वाले भारत का भौतिक पर्यावरण। ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आप ये देखने को मिलेगा पूरा का पूरा सिलेबस इसी के इंडेक्स में से उठाया गया है। और जब इस सिलेबस की बात कर ले तो पहले तो आपको वो पढ़नी है, और उसके साथ आपको एक सजेस्ट और कर देता हूं मैं, 11th की ही पुस्तक है हमारी। ये देखिए, ये जो हमने अभी बताई थी ना आपको कि भारत का जो आरबीएससी की पुस्तक आती थी भूगोल, उसका जो सेकंड पार्ट है, इसी पुस्तक के अंदर जो सेकंड पार्ट है बहुत अच्छे समझा गया है। भारत की जो हमारा भौतिक भारत है उसके बारे में बहुत अच्छे समझाया गया है। ये सारे स्थिति, भू आकृति, जल संभर या अफवाह तंत्र, मानसून, वनों के प्रकार, मृदा आपदाएं, ये सभी चीजें जो है इसके अंतर्गत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की जो मैंने आपको पुस्तक बताई, इन दोनों का अध्ययन आप आराम से कीजिएगा, दोनों को आराम से पढ़िएगा, तो आपको लगभग 99% सिलेबस यहां से देखने को मिल जाएगा। अब हम चर्चा कर लें इसके आगे की पार्ट की, तो हम चर्चा करेंगे हमारे इस पार्ट की, जिसका नाम है प्रायोगिक भूगोल। ये जो प्रायोगिक भूगोल वाला पार्ट है, कुछ पार्ट तो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, कुछ पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त शिलाकृतिक मानचित्र, वायु फोटो, उपग्रह, मौसम उपकरण, मौसम चार्ट्स, और उसके अतिरिक्त ये जो मानव भूगोल से पहले वाला पार्ट है, मौसम चार्ट्स का प्रयोग, वायुदाब, ये सारे जो पार्ट है इसमें से लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और 10 प्रश्न अपने आप में कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका अध्ययन कहाँ से करें? तो इसका अध्ययन मैं आपको बता दूं, इसके अध्ययन के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं जो प्रायोगिक भूगोल वाला पोर्शन है, चाहे इसके आगे भी आपको प्रायोगिक भूगोल का पोर्शन मिलेगा थोड़ा बहुत। ये दोनों पुस्तकें, ये देखिए, ये पुस्तकें कौन सी है? ये आरबीएससी वाली जो हमारे प्रैक्टिकल की बुक्स हैं, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों है। और इन पुस्तकों से शायद ही कोई प्रश्न आपका बाहर जाने वाला है। पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज दिया गया है, हालांकि ये सिलेबस एनसीईआरटी वाला है, फिर भी ये जो पुस्तकें हैं ये आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला पोर्शन अधिकतर लोगों को मैंने देखा है जिनका बहुत अच्छा नहीं है, उनको बड़ी समस्या आती है प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न पत्र सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम मानव भूगोल, विश्व जनजातियां, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, प्रवास, अधिवास, नगरीय कच्ची बस्तियां, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, भूतल, जल परिवहन, वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आधुनिक जनसंचार उपकरण, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, संसाधनों की संकल्पना, अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन और कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यह मानव भूगोल का पोर्शन है। और मानव भूगोल की जो कक्षा 12 की पुस्तक जो आती है, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एनसीईआरटी 12th जो है, 12th की जो पुस्तक है, ये पूरा सिलेबस वहां से दिया गया है। और इस पुस्तक से आपको लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है कि सर नहीं मिल रहे हैं प्रश्न, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए, ये वाली जो पुस्तक है कक्षा 12 की आरबीसी की जो पुस्तक आती है, ये उठा लीजिएगा।
एनसीईआरटी की पुस्तक उठा लीजिए, आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इन दोनों में से। अगर आप नए हैं, बिल्कुल यहीं से अध्ययन प्रारंभ करना है, इसके अलावा नहीं जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहां से देखने को मिला था। उसके अतिरिक्त भी अगर मानव भूगोल से संबंधित और कुछ पढ़ना है आपको, तो माजिद हुसैन साहब की बुक आती है। हालांकि वो जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है, पेपर जो है वो स्तरीय नहीं होता है, 12th लेवल का पेपर है, तो 12th लेवल की पुस्तकों में से आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, विश्व भूगोल का अगर कुछ पढ़ना है आपको, तो विश्व भूगोल को आप जो है, देखिए मैं आपको एक पुस्तक और सजेस्ट करूंगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आपने इन दोनों आरबीएससी की पुस्तक, एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे और थोड़ी सी गहराई में या बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर पढ़ना है, समय कम है, नोट्स तैयार करने हैं, ऑथेंटिक बुक चाहिए, एक बुक चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आ जाएं, तो ये देखिए ये पुस्तक आप उठा लीजिए, ये वाली महेश कुमार वर्णवाल, बहुत सस्ती सी पुस्तक है, 300 साढ़े 300 रुपए में उपलब्ध हो जाती है नजदीकी बाजार में। बहुत फेमस पुस्तक भी है, यूपीएससी वालों के लिए है। और ये एनसीईआरटी का सार है। एनसीईआरटी का सार ये हो गया कि जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं ना, 11th 12th की जो इस प्रकार की एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में से जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी तथ्यों को उठाकर इसमें रखा गया है। सिलेबस इतना बेहतरीन है, इसकी इंडेक्स इतनी बेहतरीन है कि आप जो ये सिलेबस देख रहे हैं ना, लगभग पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां से देखने को मिलेगा। और शायद हो सकता है कि एक केवल ये अकेली पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, और आप जो है इसके अतिरिक्त एक विश्व के भूगोल के अतिरिक्त भी एक भारत का भूगोल आती है, दोनों पुस्तकें अगर इसकी उठा लेंगे आप, तो मान के चलिएगा आपका कोई भी टॉपिक बाहर से नहीं जाना है। बस इसमें अच्छी चीज ये है कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन अगर वो आप खरीदते हैं 2024 वाला, तो आपको जो डेटा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जनसंख्या संबंधी प्रश्न हो गए या खनिजों से संबंधित प्रश्न हो गए, डेटा संबंधी प्रश्न जो है वो लेटेस्ट तरीके से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी 2009 में छपी है, 2009 के बाद जो 11 वाले डेटा है, 14 वाले डेटा है, वहां तक के डेटा इसमें मिलेंगे, उसके बाद 24 तक के डेटा इसमें आपको उपलब्ध नहीं होंगे एनसीईआरटी में। पर यहां इस पुस्तक में आपको 24 तक के डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो निश्चित ही आप जो है आसानी से इस पुस्तक को अपने आप जो आसपास का जो बाजार है वहां से उपलब्ध करवा लीजिए। नहीं तो ऑनलाइन आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर है, तो आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात इस पूरे सिलेबस की, और इस सिलेबस में हमने बात चर्चा कर ली हमारे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की। इसी सिलेबस में हमने चर्चा कर ली, ये देखिए भारत के भूगोल की पोर्शन की बात करें तो ये भारत का भूगोल, ये वाला जो सेकंड है, भारत के उद्योग, क्षेत्रीय नियोजन, विकास नियोजन, पोषणीय विकास, ग्रामीण विकास, प्रमुख उद्योग, खनिज, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मानचित्र। अभी देखिए ये वापस से प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हो गया, आंकड़े, निरूपण, भौतिक भौगोलिक सूचना तंत्र। ये 12वीं क्लास में जो प्रैक्टिकल चलता है वो यहाँ दे दिया गया है। तो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो एज इट इज उठाकर रखा गया है। तो 11th 12th की एनसीईआरटी क्या क्या तैयार करनी है आपको, 11th और 12th की एनसीईआरटी, उसके अलावा आरबीएससी की जो पुरानी पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो पुरानी पुस्तकें हैं वो। इसके अतिरिक्त आपको राजस्थान के लिए एचएम सक्सेना, दीनदयाल पब्लिकेशन, इसके अतिरिक्त वर्णवाल, महेश वर्णवाल जो है, उनकी जो पुस्तकें आती है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, वो तैयार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप भूगोल का अध्ययन करें तो आपके पास एक पुस्तक और होनी चाहिए। वो कौन सी कि सर अब कौन सी रह गई, प्रैक्टिकल भी हो गया, भारत का भूगोल भी हो गया, राजस्थान भी हो गया, भौतिक भूगोल भी हो गया, मानव भूगोल भी हो गया, अब कौन रह गई, तो अब रह गई हमारा एटलस। ये आपके पास होनी आवश्यक है जब भी आप तैयारी करें। आप इसकी नहीं, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल की कोई भी तैयारी करें, तो आपके पास अपनी एक एटलस होनी चाहिए। सबसे अच्छी ऑक्सफोर्ड एटलस आती है, स्कूल एटलस खरीद सकते हैं। हालांकि इसके 2-3 वर्जन और आते हैं। सामान्य रूप में हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे ऑथेंटिक मानी जाने वाली एटलस यही है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। विश्व के स्तर पर, भारत के स्तर पर, हालांकि राजस्थान के स्तर पर ये आती नहीं है, राजस्थान में आपको बहुत सारी दूसरी एटलस पे जाना पड़ेगा। पर अगर आप विश्व और भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो इस एटलस का अध्ययन जरूर करें, अपने पास रखें। जो कोई भी नई भौगोलिक सूचना आपको मिले उसको जो आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके अतिरिक्त 1-2 पुस्तकें और सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, इसके बाद भूगोल में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको कुछ पुस्तकें और भी अध्ययन करनी चाहिए। जैसे भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी वाली पुस्तक में जो भारत का मैटर है वो बहुत
कम मिलेगा आपको। और जो प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से कोई ना कोई हमारे जैसा कोई लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर स्तर का व्यक्ति होता है, तो वो एनसीईआरटी की पुस्तक में से प्रश्न तो उठाता है, पर वो उस प्रश्न का डीप थोड़ा वर्जन उठा लेता है, जिस वजह से जब देखिए जब भी कोई पेपर बनता है तो उनको निर्देश दिए जाते हैं कि 40-25 प्रश्न तो आपको बिल्कुल सामान्य लेवल के रखने हैं, फिर उसके अतिरिक्त 40% थोड़े से अधिक लेवल के रखने हैं, और करीब 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं या उनको अध्ययन उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत डीपली उठाया जाता है, तो उनको ढूंढना बड़ा समस्या होती है। तो जब कभी आप भारत का भूगोल का अध्ययन करें तो मैं आपको एक प्रश्न जो है एक किताब आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये देखिए, ये है वाणी पब्लिकेशन की एस के ओझा सर की। एस के ओझा सर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे भूगोल के, और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, वाणी पब्लिकेशन की भारत का भूगोल। तो इस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। जो भी हमारे खनिजों संबंधी डेटा है भारत के संबंधित, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा 2024 का, तो आपको सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर प्रैक्टिकल में और समस्या आ रही है कि सर नहीं वहां सिलेबस पूरा नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रक्षेप बनाए जाते हैं या प्रक्षेपों से कैसे प्रश्न आते हैं, मानचित्रों से कैसे प्रश्न आते हैं, या हमारी स्केल से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के होने वाले हैं, तो उसके अतिरिक्त अगर आपको पढ़ना है तो ये जेपी शर्मा साहब की प्रायोगिक भूगोल पुस्तक आती है, इसका अध्ययन आप कीजिएगा। निश्चित ही आपको सारे सवालों के जवाब यहां से मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त में आपको अगर शॉर्ट में आपको प्रायोगिक भूगोल पढ़ना है, प्रायोगिक भूगोल अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और प्रश्नों की दृष्टि से पढ़ना है, तो एक पुस्तक और बताऊंगा आपको मैं। वो पुस्तक का नाम है संजय सिंह। संजय सिंह राइटर है, उनके क्रॉनिकल भूगोल आती है, क्रॉनिकल। संजय सिंह क्रॉनिकल जो हमारी पुस्तक आती है, वैकल्पिक भूगोल बोलते हैं उसको हम, वैकल्पिक भूगोल नाम से एक पुस्तक आती है संजय सिंह की। उस पुस्तक के अंदर जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, इतना बेहतरीन कंटेंट दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की करें, आप नेट की करें, चाहे लैब स्टैंड की करें ज्योग्राफी से, अगर आपको प्रैक्टिकल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब ये हो गया कि कम समय में आपको लगभग सभी पार्ट कवर करने हैं बहुत अच्छे से, और आपको एज इट इज प्रश्न देखने को अगर लेने हैं किसी कंटेंट में से, तो यहाँ संजय सिंह का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वहां चले जाइएगा, आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछली बार वाले लगभग सभी प्रश्न वहीं से आए थे, तो आप ये संजय सिंह क्रॉनिकल वाला पोर्शन जो है वो उठा सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, चर्चा कर लेंगे एक बार पुनः कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात की हमने राजस्थान और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान के भूगोल की, तो दीनदयाल पब्लिकेशन और एच.एम. सक्सेना साहब, अगर पुराने कंटेंट को पढ़ना है एच.एम. सक्सेना साहब, और पुराने के कंपैरिजन में नया पढ़ना है तो दीनदयाल पब्लिकेशन। फिर उसके बाद भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के लिए एनसीईआरटी, आरबीएससी की पुस्तकें, और उसके साथ जो जो हमारा ये महेश वर्णवाल की जो पुस्तक आती है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, वो पढ़ लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। भारत के भूगोल में वाणी पब्लिकेशन एस के ओझा साहब की, उसके अतिरिक्त जनसंख्या भूगोल, इसी के अंदर आपका कवर हो जाएगा। प्रायोगिक भूगोल जो है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि पुरानी पुस्तकें, एनसीईआरटी वाली नहीं, इससे पहले जो हमारी आरबीएससी की पुरानी पुस्तकें हैं आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, वरना हमारा जो ऐप है उस पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, वहां उपलब्ध हो जाएगी। उसके अतिरिक्त पर्यावरण और जैव विविधता आपको इसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर बात कर ले हम लोग, कुल आप अगर टोटल अगर बात करें तो आपको केवल 10 पुस्तकों का ही अध्ययन करना है। टोटल अगर कर लें आप तो 10 से ज्यादा पुस्तकें नहीं है, और उसमें भी केवल अपना जो सिलेबस है उसी का अध्ययन करना है, पूरी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है। अगर ये 10 पुस्तकें आपने तैयार कर ली तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। चलिए, ये प्रश्न, ये जो आपको वीडियो है निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। फिर भी आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई क्वेरी हो पुस्तकों को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल को, ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जो है लिंक के माध्यम से, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लगातार अच्छा और परीक्षा उपयोगी कंटेंट उपलब्ध होता रहता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।